हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंथ्रोपोलॉजी को, आज हम बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी की। दो बातें हो चुकी हैं 2 पॉइंट पर, एक लिंग्विस्टिक्स और दूसरा एंथ्रोपोलॉजी। आज तीसरा पॉइंट है फ़िलॉसफ़ी का। जर्मन फ़िलॉसफ़र नीत्शे is credited with the view that there are no truths, only interpretations. पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। नीत्शे कौन थे? जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने गॉड इज़ डेड फेमस डिक्टम है उनका, जो उन्होंने ये बात कही थी। इट्स वेरी वेल नोन। तो उनका ही दिया हुआ ये एक सेंटेंस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, देयर आर नो ट्रूथ्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। सच जैसा कुछ नहीं होता, वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। मतलब ये कि अलग अलग लोगों के लिए सच अलग अलग हो सकता है। Whatever passes as truth could be an intellectual will to power imposed by certain vested interest or hegemony। कह रहे हैं कि जिस चीज़ को ट्रूथ हम समझते हैं या जो हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये ट्रूथ है, हो सकता है कि वो एक इंटेलेक्चुअल विल हो पावर करने की। जो आपको बताता है कि ये सच है, ये उसकी इंटेलेक्चुअल विल, उसकी इच्छा शक्ति, वो चाहता है अपने इंटेलेक्ट के थ्रू आप पर रेन करना, आप पर रूल करना। ठीक है। बाई सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी इसके पीछे कोई ऑब्वियस है कि कोई एक इंटरेस्ट होगा, या हेजिमनी, यानी इसके पीछे ऐसे ट्रूथ बताने के पीछे एक बड़ा रीज़न क्या होगा? हेजिमनी का। हेजिमनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, बिल्कुल मालूम होना चाहिए आपको हेजिमनी का मतलब क्या होता है। द सोशल, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल or economic influence exerted by a dominant group। जब कोई एक डोमिनेंट ग्रुप, देखिए बात को ध्यान दीजिए, डोमिनेंट ग्रुप यानी जो डोमिनेट करने की कोशिश करता है या जो डोमिनेट करता हो, तो डोमिनेंट ग्रुप जो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करता है डोमिनेटेड पर। कैसा इन्फ्लुएंस? वो सोशल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि जो ट्रूथ हमको बताए जाते हैं, हो सकता है ये आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है क्रिएट करने की एक कोशिश हो, ऐसा नीत्शे बता रहे हैं। देरिडा सीम्स टू कंटिन्यू दिस नीत्शियन प्रोजेक्ट of unmasking the intellectual will to power। लगता ऐसा ही है कि जो इस नीत्शे का जो प्रोजेक्ट था इंटेलेक्चुअल विल टू पावर को अनमास्क करने का, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं देरिडा। नीत्शे रिकॉग्नाइज्ड दैट वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ आवर पर्सपेक्टिव। नीत्शे ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी, समझ में आ गया था कि हम सारे लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव के प्रिजनर हैं। कैसे? हम जिस चीज़ को जिस एंगल से देखना चाहते हैं, वही एंगल हमें सही नज़र आता है। जब हम उसे दूसरों के एंगल से नहीं देख पाते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे गलत सोच रहे हैं। ठीक है। हम सारे लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव के प्रिजनर हैं। जैसे अगर सिंपली अगर बात करें, एक क्लासरूम में एक टीचर का जो एक रोल है, एक टीचर के हिसाब से क्लास कैसी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट के हिसाब से क्लास कैसी होनी चाहिए। कोई भी टीचर जब क्लास लेता है तो वो चाहता है कि उसके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड हों, शोर ना हो, ज़्यादा बातें ना करें। हालांकि देखिए अब यहाँ पर भी आप कहेंगे कि ऐसा सारे टीचर नहीं चाहते। ऑब्वियस है, जो जानते हैं कि केवल उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, स्टूडेंट्स को भी उनके हिसाब से छोड़ना पड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे बिल्कुल। लेकिन जो एक आइडियल क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है जब आप आइडियलिज़म पढ़ते हैं,
साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर टीचर अपने आप को जो है अलग रखने की कोशिश करता है और चाहता है कि बच्चे उसकी हर बात मानें, अच्छे से वेल डिसिप्लिन्ड हों, क्लास में रहें, शोर न करें, बातें न करें, और टीचर को जब जवाब दें तो बिल्कुल पोलाइट होकर के दें, तमाम बातें हैं। एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है, उसके लिए क्लासरूम कौन सी अच्छी होगी, जहाँ पर उसको आज़ादी मिले, जहाँ उसे कैद जैसा महसूस ना हो, उसे ऐसा न लगे कि जैसे उसे कोई फोर्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसे लगे कि उसे एजुकेशन की जो है एजुकेशन का माहौल बनाया जा रहा है उसके लिए। तो ऐसे में ऑब्वियस है वो चाहेगा कि उसे स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले, बातें करने का, डिस्कशन करने का, क्वेश्चन करने का। तो एक टीचर के हिसाब से हो सकता है कि क्लास का कॉन्सेप्ट अलग हो, एक स्टूडेंट के हिसाब से हो सकता है कि अलग हो, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो पर्सपेक्टिव, हम अपने पर्सपेक्टिव के प्रिजनर हैं, ऐसा कहना है नीत्शे का। Therefore, if perspective is changed, our notion of truth will also change. इसलिए अगर पर्सपेक्टिव हमारा बदला तो हमारा नोशन भी बदल जाता है ट्रूथ का। और यही टीचर और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। ये हम ही जब तक स्टूडेंट होते हैं हम लोग स्टूडेंट की तरह सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग वगैरह ले करके कभी अगर लाइफ में टीचर बनने का मौका मिलता है, जब हम क्लासेस लेने शुरू करते हैं, देन वी रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ टीचर। देन वी रियलाइज दैट हाउ अ टीचर हैज़ टू मैनेज द क्लासरूम एंड द स्टूडेंट्स, और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, वो चीज़ क्लियरली विजिबल होने लगती है। जैसे एक बात करें अगर, जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोग जब सारे क्लास में मान लीजिए कि 50-60 बच्चे हैं, तो टीचर जब कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कोई हरकत करता है तो टीचर की नज़र उस पर कैसे चली जाती है। हम लोग सोचते हैं कि एक अकेला इंसान कैसे 50-60 लोगों को देख लेता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब हम टीचर की कुर्सी के पास पहुंचते हैं, जब हम एकदम अलग किनारे होकर के देखते हैं, तो देखते हैं कि हाँ, वहाँ से चीज़ें बड़ी क्लियरली विजिबल हैं। हम लोग अपनी जगह एक जगह बैठ करके बाकी बच्चों को नहीं देख सकते, लेकिन जब टीचर वाले स्थान पर अगर हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर अगर हम खड़े होते हैं तो ऑब्वियस है कि नहीं होता है कि कुछ दूर से चीज़ें ज़्यादा क्लियरली विजिबल होती हैं, तो वो टीचर के लिए रिकग्नाइज़ करना बड़ा आसान होता है। तो मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस पोजीशन में पहुंचेंगे, जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, उस प्लेस पर पहुंचेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें कैसी होती हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं आपको। नवोदय के दौरान टीचर्स डे में हम लोगों ने रोल किया था टीचर का, तो बड़े उत्साहित थे उस समय कि टीचर्स का रोल मिला हुआ है, आज हम लोग तो रूल करेंगे पूरे स्कूल पर, सीनियर्स। तो उस दिन मैं प्रिंसिपल बना था। तो क्लास 6 की 2 स्टूडेंट जो हैं, 6-7 की 2 स्टूडेंट मॉर्निंग पीटी में नहीं आई थी, लड़कियां। तो मैंने सोचा मौका मिला है आज डांटने का इन सबको, आज बुला करके क्लास लगाते हैं इनकी। देखिए, तो ये मौका मिला है डांटने का, आज बुलाकर क्लास लगाते हैं, ये कौन सोच रहा था? क्लास 12th का स्टूडेंट सोच रहा था। ठीक है, मैंने उन सबको बुलवाया, वो सब ऑफिस में आई, मैं कमिंग सर बोल करके एंट्री ली। बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़ा सम्मान मिल रहा है। मैंने पूछा क्यों नहीं गई थी तुम लोग पीटी में? और पूछना क्या, पूछने से पहले उनका चेहरा जब मैंने देख लिया तो साफ समझ में आ गया कि उनकी तबीयत सही नहीं है। तो अब जो लड़का डांटने का प्लान कर रहा था, जब उसने देखा कि ये स्थिति है, तो चूंकि वो प्रिंसिपल का रोल कर रहा था, तो अब उसका एटीट्यूड वो प्रिंसिपल वाला हो गया। तो अब ये नहीं रहा कि नहीं डांटना है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, दवा ली तुम लोग, जाओ नर्स मैडम बैठी हुई हैं चैम्बर में, जाकर दवा ले लो। दिस इज हाउ द रोल इज चेंज्ड, दिस इज हाउ द पर्सपेक्टिव इज चेंज्ड। जब आप रोल चेंज करते हैं ना, तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। जैसे जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग को बहुत गलतियां नज़र आती हैं माँ बाप में, लेकिन जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि माँ बाप होना और उसकी ज़िम्मेदारी लेना या निभाना
कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल वाला होता है। खैर, हो गई दुनियादारी की बातें, आगे बढ़ते हैं। Therefore, if perspective is changed, our notion of truth will also change. Taking his cue from Nietzsche and Heidegger, Heidegger एक और फिलोसोफर का नाम है, हेडेगर के बारे में कल बात करेंगे, आज केवल नीचे के बारे में बात करेंगे हम लोग। Derrida set about reversing and subverting the perspective which in essence constituted the deconstructive practice. तो ये जो क्यू लिया देरिडा ने, वो लिया है उन्होंने नीचे से, हेडेगर से। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ही बात कही है कि कैसे पर्सपेक्टिव को चेंज करने पर जो है डीकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस को शुरू किया जा सकता है। मतलब जो प्रैक्टिस चली आ रही है, जो सोचने का तरीका चला आ रहा है, उसको सबवर्ट कर देना, उसको उल्टा कर देना और इस तरह से डीकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग शुरू करना, ये देरिडा ने किया। ठीक है। बिफोर इलेबोरेटिंग अपॉन द की आइडियाज ऑफ नीचे एंड हेडेगर, इट इज़ फ्रूटफुल टू लोकेट देम इन अ ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। अब देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर पटनायक अपनी बात रखते हैं, कह रहे हैं कि नीचे और हेडेगर को एलेबोरेट करने से पहले बेहतर होगा कि हम वेस्टर्न फिलॉसफी के ट्रेडिशन को थोड़ा सा देख समझ लें। When we talk about Western philosophical tradition, we as students of literature are immediately reminded of Plato's distinction between philosophy and literature, that is poetry. जब भी हम वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन की बात करते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, हमें तुरंत याद आती है प्लेटो की, जिन्होंने फिलोसफी और लिटरेचर के डिफरेंस को क्लियर किया था। और ये लिटरेचर में स्पेशली पोएट्री। प्लेटो कंसीडर्ड फिलॉसफी टू बी सुपीरियर टू लिटरेचर, और प्लेटो के हिसाब से फिलॉसफी लिटरेचर से सुपीरियर होती है। क्या रीज़न है भाई? बिकॉज वाइल फिलॉसफी स्ट्राइव्स एट ट्रूथ एंड विजडम, दैट इज़ रियलिटी। प्लेटो का कहना है कि जो फिलॉसफी है वो किस पर डिपेंड करती है? ट्रूथ पर, विजडम पर, यानी रियलिटी पर। पोएट्री टेंड्स टू फाल्सीफाई रियलिटी। और जबकि प्लेटो का कहना है कि जबकि पोएट्री जो होती है वो रियलिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसको क्या करती है? रियलिटी को फाल्सीफाई कर देती है और गलत बना देती है। ठीक है। इन हिज व्यू रियलिटी इज ट्रांसेंडेंटल। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांसेंडेंटल। Transcendent, immanent. We'll have to understand the difference in between both of them. We'll talk of this. क्या कह रहा है कि रियलिटी ट्रांसेंडेंटल होती है। इन हिज व्यू, यानी प्लेटो के व्यू में रियलिटी ट्रांसेंडेंटल होती है। एन आइडियल वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट फॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही आपने उसको आइडियल वर्ल्ड बोल दिया, परफेक्ट फॉर्म बोल दिया, तो ऑब्वियस है कि उसको गेन करना मुश्किल है। कोई भी चीज़ जो आइडियल होती है ना, जो परफेक्ट होती है, जिसको आदर्श बोलते हैं हिंदी में, वो आदर्श तभी होती है क्योंकि हम उसको गेन नहीं कर सकते। अगर हम उसको गेन कर लेंगे तो वो आदर्श नहीं रह जाएगा। लेकिन प्लेटो के हिसाब से कहना है उनका कि रियलिटी ट्रांसेंडेंटल होती है। अब यह ट्रांसेंडेंटल होने का मतलब क्या है? समथिंग बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स। वो चीज़ जो नॉर्मल लिमिट्स के बियॉन्ड हो। तो जब नॉर्मल लिमिट्स के बियॉन्ड रहेगा तो आप उसको पा कैसे सकते हैं भाई? द फेनोमेनल रियलिटी which we experience through our senses are an imitation of those perfect forms. तो इसलिए रियलिटी तो ट्रांसेंडेंटल है, हम उसको नहीं रियलाइज़ कर सकते, लेकिन जो फिनोमिनल रियलिटी है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, वो उन परफेक्ट फॉर्म्स का इमिटेशन है। यहीं पर प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया था ना माइमेसिस का, MIMESIS, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इमिटेशन होता है।
Through rational thinking and accurate language, we can be liberated from this imperfect world of imitation. तो समझ रहे हैं बात को? जो रियलिटी है प्लेटो के हिसाब से वो ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन जो फेनोमेनल रियलिटी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो उस ट्रांसेंडेंटल रियलिटी का एक इमिटेशन है। तो हम अपने रेशनल थिंकिंग और एक्यूरेट लैंग्वेज से अपने आप को इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ इमिटेशन से, यानी इस फेनोमेनल रियलिटी की दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? रेशनल थिंकिंग और एक्यूरेट लैंग्वेज की हेल्प से। Philosophy is an exercise in such a discipline, whereas literature, that is poetry, confuses us by representing the imitation of an imitation through rhetorical language. क्या कह रहे हैं कि और फिलॉसफी एक एक्सरसाइज है जो कि इन सच अ डिसिप्लिन इज़ एन एक्सरसाइज इन सच अ डिसिप्लिन। तो ये करने के लिए जो पीछे बात अभी कही गई है कि एक्यूरेट लैंग्वेज का यूज़ करके कैसे हम इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, तो फिलॉसफी उसमें हमारी हेल्प करती है, ऐसा कहना है प्लेटो का। जबकि लिटरेचर या पोएट्री क्या करती है? कन्फ्यूजेस अस, वो हमको कन्फ्यूज़ करती है बाय रिप्रेजेंटिंग द इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, क्योंकि वो फिनोमिनल, यानी पोएट्री ऑब्वियस है, पोएट्री रियलिटी ट्रांसेंडेंटल रियलिटी को इमिटेट नहीं करती। किसको इमिटेट करती है? फिनोमिनल रियलिटी को, जो कि ऑलरेडी एक इमिटेशन है। तो पोएट्री इमिटेशन का इमिटेशन करती है और हमको कंफ्यूज करती है। कैसे? रेटोरिकल लैंग्वेज से। समझ रहे हैं बात को? पोएट्री में रेटोरिकल लैंग्वेज यूज़ होता है इनके हिसाब से, रेशनल थिंकिंग और एक्यूरेट लैंग्वेज यूज़ नहीं होता, जो कि फ़िलॉसफी में होता है। तो इसलिए इनके हिसाब से लिटरेचर जो है वो इन्फीरियर हो गया और फिलॉसफी जो है वो सुपीरियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। Therefore, while philosophy is knowledge, literature is not. इसलिए उनके हिसाब से फिलॉसफी नॉलेज है, लेकिन लिटरेचर नॉलेज नहीं है। ठीक? एरिस्टोटल एंड सब्सिक्वेंट अपॉलोजिस्ट्स फॉर लिटरेचर, एरिस्टोटल या उनके अलावा और भी जो सब्सिक्वेंट अपॉलोजिस्ट थे लिटरेचर के, ये अपॉलोजिस्ट्स क्या होते हैं? वन हु डिफेंड्स और सपोर्ट समथिंग, रिलीजन, कॉज, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों को डिफेंड करने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो यहाँ पर बात कॉज को सपोर्ट करने की हो रही है। तो कह रहा है कि चाहे हम एरिस्टोटल की बात कर लें, होरेस की बात कर लें, लॉन्गजाइनस की बात कर लें, सिडनी की बात कर लें एंड अदर, ट्राइड टू रीइंस्टेट द स्टेटस ऑफ नॉलेज टू पोएट्री फॉर वेरियस रीजंस। तो प्लेटो तो कह करके चले गए कि फ़िलॉसफी ही सुपीरियर है और पोएट्री नॉलेज नहीं है, फ़िलॉसफी नॉलेज है। लेकिन उनके बाद के जो लोग आए, इवन प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल या एरिस्टोटल के अलावा और जो लोग थे, होरेस, लॉन्गजाइनस, सिडनी, इन सबों ने कोशिश की बताने की कि नहीं भाई, पोएट्री भी नॉलेज है। इसके पीछे भी उन्होंने अपने कई सारे तर्क दिए। एरिस्टोटल बिलीव दैट लिटरेचर एक्सरसाइजेस द नेगेटिव फीलिंग्स लाइक पिटी एंड टेरर एंड एक्ट्स एज अ थेरेपी। एरिस्टोटल का ये मानना था कि लिटरेचर जो है वो नेगेटिव फीलिंग को भी एक्सरसाइज करता है और उनसे भी थेरेपी के रूप में ये जो है हेल्प करता है लोगों को। पिटी और टेरर या पिटी और फियर का जो कॉन्सेप्ट है, आप जब ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एरिस्टोटल के पोएटिक्स में, तो आपको वहाँ पर पिटी एंड फियर या पिटी एंड टेरर का कॉन्सेप्ट मिलता है कि कैसे इनकी मदद से भी एक थेरेपी हो जाती है हमारे भीतर। वो थेरेपी ऑब्वियस है, जो कैथारसिस का कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। दैट रियलिटी इज बोथ ट्रांसेंडेंट एंड इमैनेंट। एरिस्टोटल का मानना था कि रियलिटी जो होती है वो ट्रांसेंडेंट भी होती है और इमैनेंट भी होती है। मतलब ये है कि कुछ चीज़ बियॉन्ड लिमिट है हमारे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि लिमिट के भीतर हैं।
तो इस तरह से ट्रांसेंडेंट का बाइनरी अपोजिट के रूप में इमेनेंट को देखा जाता है, याद रखिएगा। दैट रियलिटी इज बोथ ट्रांसेंडेंट एंड इमेनेंट एंड देयरफॉर कैन बी अप्रीहेंडेड थ्रू बोथ रेशनल एंड एम्पेरिकल मेथड्स। समझ रहे बात को? तो ट्रांसेंडेंट को फील करने के लिए रेशनल मेथड की ज़रूरत है और यानी जो लिमिट के भीतर है उसको फील करने के लिए एम्पेरिकल मेथड की ज़रूरत है। तो एरिस्टोटल के मुताबिक रियलिटी को समझने के लिए रेशनल और एम्पेरिकल मेथड दोनों की ज़रूरत होती है। द स्टेटस ऑफ लिटरेचर एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज वॉज अटेस्टेड बाई सब्सिक्वेंट थ्योरेटिशियंस ऑल्सो। इनके बाद भी जो थ्योरेटिशियंस आए उन सबों ने भी कहा कि भाई ऐसा नहीं है, लिटरेचर भी नॉलेज है। इस चीज़ को उन लोगों ने स्वीकार किया, अटेस्ट किया, इनकी बात को दोहराई उन्होंने। क्यों? बिकॉज पोएट्री इज कैपेबल ऑफ इंस्ट्रक्टिंग थ्रू अ डिलाइटफुल मैनर। क्योंकि उनका कहना था कि भाई पोएट्री में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन पोएट्री में ख़ास बात यह है कि आपको डिलाइटफुल तरीके से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, सोशल नेटवर्किंग की दुनिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो देखा होगा कि कुछ मैथ्स के टीचर गा गा करके भी पढ़ाते हैं, उसके भी वीडियो सर्कुलेट होते रहते हैं। तो आप देखते हैं कि वाह टीचर ऐसा पढ़ाने वाला हो तो मज़ा आ जाए। तो मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि हमेशा बोरिंग वे में ही इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। जैसे कि मेरा ये लेक्चर, पता नहीं आपको बोरिंग लगता है कि कैसा लगता है। तरीका अलग भी हो सकता है, डिलाइटफुल तरीके से भी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो पोएट्री के थ्रू डिलाइटफुल मैनर में चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, ऐसा मानना था बात के थ्योरेटिशियंस का। इस हिसाब से उन लोगों ने कहा कि भाई लिटरेचर भी नॉलेज है। However, the basic premises of Plato that reality has transcendental source and that there is difference between the languages of philosophy and that of literature were not examined rigorously. लेकिन इस बात पर लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया। जो प्लेटो का कहना था कि रियलिटी ट्रांसेंडेंटल सोर्स से आती है और एक डिफरेंस होता है फिलॉसफी के लैंग्वेज में, लिटरेचर के लैंग्वेज में, इस चीज़ को उन लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जामिन नहीं किया, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। One of the major challenges to such as epistemology and metaphysics came from Nietzsche and Heidegger. तो ऐसे ही चैलेंजेस जैसे एपिस्टेमोलॉजी की बात कर लें या मेटाफिजिक्स की बात कर लें, तो ये बातें निकल करके नित्शे और हेडगर से आती हैं। दोनों के साथ में कुछ ब्रैकेट भी दिया हुआ है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज ऑफ नॉलेज, और मेटाफिजिक्स मतलब दैट देयर इज एन अंडरलाइंग यूनिटी बीनीथ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेनोमेना विच कुड बी एक्सप्लेन्ड इन रेशनल लैंग्वेज। कह रहा है कि कई सारे जो फेनोमेना है उसमें अंडरलाइंग एक यूनिटी होती है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है रेशनल लैंग्वेज के आधार पर। यह है मेटाफिजिक्स। यानी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, इसको याद रखिएगा। इन दोनों से रिलेटेड बातें फोकस में लाई गई नीत्शे और हेडगर के द्वारा। ठीक है। बोथ दीज फिलोसोफर्स वर जर्मन एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स, और ये दोनों के दोनों कौन थे? जर्मन एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, नीत्शे एंड हेडगर। ठीक है। बोथ we are not going to discuss here the entire existentialist tradition beginning from Danish philosopher Soren Kierkegaard। कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आपको बैठ करके एग्जिस्टेंशियलिज्म पूरा नहीं समझाएंगे हम कि कैसे इसकी शुरुआत डैनिश फिलोसोफर सोरेन कीकेरगार्ड से हुई, के द्वारा हुई, और बाद में फिर तमाम नाम आप इसमें जोड़ते चले जाएंगे, आप इसमें बात कर सकते हैं। अदर प्रैक्टिशनर्स में सर ने तो कहा है कि नहीं समझाएंगे, लेकिन मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, मालूम तो होगा भी आपको भी। एग्जिस्टेंशियलिज्म से ही निकल करके फिर वो थिएटर और एब्सर्ड भी आया। तो जब इसकी बात आप करते हैं तो ऑब्वियस है कि इसमें नाम जॉन पॉल सार्त्र का आता है, इसमें नाम एल्बर्ट कामू का आता है, जो दोनों के दोनों फ्रेंच थे। यह एक बड़े प्रैक्टिशनर इसके माने जाते हैं। जर्मन नॉवेलिस्ट फ्रांज काफ्का,
एक बड़ा नाम है सैमुअल बेकेट का। अमेरिका में चले जाइए तो एडवर्ड एल्बी हैं। तो ये तमाम लोग हैं। तो यहाँ बात बस इतनी समझनी है कि जर्मन एग्जिस्टेंशलिस्ट के रूप में दो लोग आपको मिलेंगे, नीत्शे और हेडगर। इन लोगों ने बातें की हैं मेटाफिजिक्स की, इन लोगों ने बातें की हैं एपिस्टेमोलॉजी की। और शुरुआत अगर बात करें, जो एग्जिस्टेंशलिज्म की शुरुआत है किससे हुई थी? डैनिश फिलोसोफर, डैनिश का मतलब डेनमार्क के रहने वाले डैनिश फिलोसोफर सोरेन किरकेगार्ड। भाई याद रखिए, नेट में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिए, इनसे शुरू हुआ था ये। इट इज़ अच्छा, एक चीज़ और, अगर बात करें थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो टर्म है, जो फ्रेज़ है, वो किसका कॉइन किया हुआ है? मार्टिन एस्लिन का। मार्टिन एस्लिन, MARTINESSLIN। It is sufficient to know that the existentialists considered the existence as primary and the essence as secondary or derivative। यहाँ पर एग्जिस्टेंशलिज्म को अगर एक लाइन में समझना है कि उसमें क्या मेन बात कही गई है, तो इतना समझा जा सकता है कि इन लोगों ने एग्जिस्टेंस को प्राइमरी समझा और इसेंस को सेकेंडरी या डेरिवेटिव समझा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक फेमस फिलोसोफर हुए हैं रेन देकार्त, या देकार्ते जो भी कहिए, DESCARTES। तो देकार्ते का ये कहना था, बहुत फेमस उनकी लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसेंस पहले हो गया इसलिए मैं हूँ, एग्जिस्टेंस बाद में हो गया। ठीक इसका उल्टा कर दिया इन लोगों ने। जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर है उनका ये मानना था, इन अ वे कह सकते हैं, मानना था कि आई एम देयरफॉर आई थिंक, आई एम देयरफॉर आई थिंक। तो ये उनका था कि एग्जिस्टेंस उनका प्राइमरी हो गया और इसेंस उनके लिए सेकेंडरी हो गया, एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर के लिए। This position is the exact opposite of Plato's, who considered the world of ideal forms or essence as primary and existence as derivative। देख रहे हैं? अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो के हिसाब से उनके लिए था कि प्राइमरी में इसेंस था और एग्जिस्टेंस सेकेंडरी था। उसका ठीक ये उल्टा हो गया। Nietzsche's dramatic attack against the earlier metaphysical epistemology, God is dead, was followed by an assertion that the metaphysical truths, including the ones preached by Christianity, were an attempt by vested interests to contain the natural flowering of human genius। नित्शे का जो ये ड्रामेटिक अटैक है मेटाफिजिक्स पर, जिसमें ऑब्वियस है कि मेटाफिजिक्स पर अटैक करके ही तो उन्होंने कहा ना गॉड इज़ डेड। भाई मेटाफिजिक्स में किसकी बात करते हैं? हम गॉड की बात करते हैं, तो इन्होंने गॉड को डेड कर दिया, गॉड इज़ डेड। तो ये क्या था? फॉलोड बाई एन असर्शन। इसके बाद एक उनका असर्शन निकल करके आया नित्शे का। एक बात उन्होंने कही, दैट द मेटाफिजिकल ट्रूथ्स इंक्लूडिंग द वंस प्रीच्ड बाय क्रिश्चियनिटी, जो भी मेटाफिजिकल ट्रूथ्स बताए जाते हैं हमको, या जो क्रिश्चियनिटी में जो हमें उपदेश मिलते हैं, वर एन अटेम्प्ट बाय वेस्टेड इंटरेस्ट टू कंटेन द नेचुरल फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन जीनियस। कह रहा है कि ये एक तरह से ये सारी बातें जो है एक वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से की गई, टू कंटेन द नेचुरल फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन जीनियस विच हिंटर्स द बर्थ ऑफ सुपरमैन। क्यों किया गया? ताकि ह्यूमन जीनियस की नेचुरल फ्लावरिंग हो। नेचुरल का मतलब सीमित वे में कह सकते हैं। और ऐसा करके नित्शे का मानना था कि ऐसा करके सुपरमैन के कमिंग को, सुपरमैन के बर्थ को रोकने की कोशिश की गई। क्या है मतलब समझिए, सुपरमैन का क्या कॉन्सेप्ट है नित्शे का। जब आप इस सुपरमैन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको जीबी शॉ से बेहतर कोई नहीं समझा सकता मुझे लगता है। मैन एंड सुपरमैन जो उनका ड्रामा है फेमस, उसमें ऑब्वियस है कि नित्शे की फिलॉसफी कूट कूट करके भरी हुई है। तो आप देखते हैं उसमें कि आपको पता चलता है कि कैसे नेचर ही है, नेचर विद कैपिटल है, उसका ही काम है कि वो
मीडिया बनाती है, कैरियर बनाती है औरतों को, वुमेन को बनाती है कैरियर सुपर ह्यूमन की पैदाइश के लिए, सुपर ह्यूमन की, सुपरमैन के बर्थ के लिए। उसके लिए उनकी लगातार कोशिश होती है एक अच्छे फादर की तलाश, द सर्च ऑफ अ गुड फादर, और आई शुड से बेस्ट फादर, जिससे कि सुपरमैन पैदा हो सके। मतलब ये है कि नेचर की हमेशा से कोशिश रही है सुपरमैन पैदा करने की। सुपरमैन क्या होगा, मतलब हर तरह से अच्छा, हर तरह से इवॉल्व्ड, बड़ा इंटेलेक्चुअल, है ना। तो वो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया, तो कह रहे हैं कि ऐसे सुपरमैन के बर्थ को रोकने की कोशिश की गई है। क्यों, किस तरह से? इस तरह से जब आप किसी चीज़ को नहीं बोलते थे कि बस यही सत्य है, तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश कोई कैसे करेगा? उसको लगेगा कि हाँ सब कुछ एक्सप्लोर हो चुका है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, लोग बातें रखते हैं, कहते यार अब इसमें क्या एक्सप्लोर किया जाए, सब कुछ तो हो चुका। बाय द वे चीज़ें हुई ना रही हो, लेकिन आपको बता देंगे कि बस यही होता ही है। जैसे भाई सिंपल सी बात है, कोई पर्टिकुलर अनाज आपको मिल रहा है और उससे आप जानते हो कि ये चीज़ें बनती हैं, तो क्या बस यही सही है कि जो जो चीज़ें बनती हैं बस वही बन सकती हैं? क्या आप कुछ नया प्रयोग नहीं कर सकते? क्या आप कुछ नई डिश नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? नई डिशेस बनाने के ऑप्शन तो हमेशा खुले होने चाहिए ना, क्योंकि ये जो तमाम डिशेस आई हैं निकल करके, ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स का ही तो रिजल्ट है। ये बात अलग है कि आपको ये बिल्कुल नेचुरली मिला है, तो आपको लगता है कि हाँ बस ये चीज़ें हैं तो हैं, बस ये बनता है तो बनता है। आटा से अगर रोटी पूड़ी पराठा ही अगर बनता है, हलवा ही बनता है, तो बस इतना ही बनता है, क्या कुछ और नहीं बन सकता? थिंक अबाउट इट। और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे मालूम नहीं होंगी, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। मतलब ये है कि नीचे का ही कहना है कि जो मेटाफिजिक्स में, जो क्रिश्चियनिटी में इवन जो प्रीचिंग्स की गई हैं, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन जीनियस को रोक करके रखने के लिए की गई हैं, एक सुपरमैन के बर्थ में हिंड्रेंस के लिए की गई हैं। ही ट्रेस द ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियन कंट्रोल। क्या बात है, क्रिश्चियन कंट्रोल बड़ा अच्छा फ्रेज है भाई। उन्होंने क्रिश्चियन कंट्रोल के ओरिजिन को ट्रेस करने की कोशिश की। ऑर्डरिंग एंड कंटेनमेंट टू द सीड्स इन प्लेटोनिक थॉट। और वो कहाँ मिला उनको? प्लेटोनिक थॉट में उसके बीज उनको नजर आ गए। विच वेलराइज्ड रेशनल आर और Apollonian way of life to the exclusion of Dionysic, instinctive and the playful one। देखिए, प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो हमेशा बड़े गंभीर रहते थे, बहुत गंभीर रहते थे, और इतने सीरियस रहते थे कि उनको हंसते हुए किसी ने देखा ही नहीं। तो एक जोकर था, उसने डिसाइड किया कि आज पक्का है प्लेटो को हंसा देंगे, इनके चेहरे पर मुस्कान मैं ला ही दूंगा। उसने तमाम प्रयोग कर डाले उनके सामने। प्लेटो थे कि बेचारे उनके चेहरे पर स्माइल नहीं आई। लगा इसको कि वो हार गया, हंसा नहीं पाया प्लेटो को, लगा रोने। जैसे ही वो रोने लगा, प्लेटो हंस दिए। इसको बड़ा गुस्सा आया। हद करते हैं, जब तक मैं कोशिश कर रहा था हंसाने की नहीं हंसे, अभी हंसी आ गई आपको। प्लेटो ने कहा वही सोच रहा था मैं कि जो रोज सबको हंसाता है आज वही रो रहा है। तो मतलब समझिए, प्लेटो जैसे इंसान के लिए हंसने के लिए भी कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए, उसके पीछे भी एक सॉलिड फिलोसॉफिकल थिंकिंग होनी चाहिए। मतलब कितने ज़्यादा वो उसमें इमर्स्ड थे। ठीक है, सीरियस वे ऑफ थिंकिंग, सीरियस वे ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा उन्होंने वैल्यू दी। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम बात करें क्वेश्चन कंट्रोल की, कैसे ऑर्डर में रहना है, कैसे
चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, क्रिश्चियनिटी ने कैसे सिखाया। आप देखेंगे क्रिश्चियंस जो सच में चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप देखेंगे कि चर्चे से तमाम तरह के ऑर्डर्स इशू होते हैं एंड दे हैव टू फॉलो इट, उनको उसको फॉलो करना होता है, बाकायदे एकदम डिसिप्लिन में रहने की बात। तो ये शुरुआत प्लेटो के थॉट में ही मिलती है नीचे को। कैसे? क्योंकि उन्होंने, प्लेटो ने, विच वेलराइज्ड रेशनल और अपोलोनियन वे ऑफ अपोलोनियन वे ऑफ लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दी। ये क्या है? अपोलो के नाम से जुड़ा हुआ है। अपोलो कौन है? गॉड ऑफ सन, ग्रीक एंड रोमन गॉड ऑफ सनलाइट, प्रोफेसी, म्यूजिक, पोएट्री। तो अपोलोनियन का मतलब क्या हो गया? हारमोनियस, मेजर्ड, ऑर्डर्ड और बैलेंस्ड इन कैरेक्टर। देख रहे हैं, तमाम जितने एकदम वेल डिसिप्लिन्ड हारमोनियस वे ऑफ लाइफ, इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, टू द एक्सक्लूजन ऑफ डायोनिसियक। ये क्या है? डायनीशियन, इसकी एक मीनिंग भी है। ये ऑब्वियस है कि दिस इज डायनोसियस से जुड़ा हुआ है। डायनिसस, DIONYSUS, डायनिसस से जुड़ा हुआ है। डायनिसस कौन थे? ग्रीक गॉड ऑफ वाइन। अब जब वाइन की बात आएगी तो आप देखते हैं कि चीज़ें कहाँ बैलेंस्ड होती हैं। क्या होगा? तो इसका मतलब बीइंग ऑफ अ फ्रेंजिड और ऑर्जियास्टिक कैरेक्टर, मतलब पूरी तरह से अस्त व्यस्त, बिना ऑर्डर का। तो कैसे चीज़ों को ऑर्डर में रखना है, इसकी एडवोकेसी, इसकी वकालत की प्लेटो ने। वहीं से शुरुआत होती है कि कैसे चीज़ों को एकदम डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की गई है क्रिश्चियनिटी में। उनको इंस्टिंक्टिव या प्लेफुल नहीं रहने दिया गया। इंस्टिंक्टिव का मतलब जो नेचुरली निकल करके आता है, प्लेफुल, हंसी मजाक की चीज़ें, उस सबको ख़त्म कर दिया, हटा दिया, एक्सक्लूजन कर दिया उसका प्लेटो ने। द इंटायर एपिस्टेमोलॉजी एंड डिस्कोर्स आफ्टर प्लेटो हैज़ बीन अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सच ए हिस्ट्री। और इसीलिए कह रहा है कि पूरी की पूरी एपिस्टेमोलॉजी यानी पूरा नॉलेज ऑफ नॉलेज जो है, डिस्कोर्स जो है, डिस्कोर्स मतलब विमर्श, बड़ी अच्छी हिंदी है डिस्कोर्स की। द इंटायर एपिस्टेमोलॉजी एंड डिस्कोर्स आफ्टर प्लेटो, प्लेटो के बाद जितनी भी एपिस्टेमोलॉजी या डिस्कोर्सेज आए, हैज़ बीन अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सच अ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेशन। सब में आपको वही डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा उन चीज़ों का, हिस्ट्री ऑफ रिप्रेशन, मार्जिनलाइजेशन एंड एक्सक्लूजन, माने चीज़ों को कैसे रिप्रेस कर दिया गया, कैसे मार्जिनलाइज कर दिया गया कुछ चीज़ों को, कैसे कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको लगातार मिलेंगी। नीचे का ये मानना है कि फिर प्लेटो से शुरू करेंगे अगर आप, तो आपको तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जो इस तरह की चीज़ों को फॉलो उन्होंने किया। Since we are all prisoners of our perspectives, what we tend to consider as truth from one perspective tends to exclude all the other as false. यही बड़ी दिक्कत है। जब हम अपने पर्सपेक्टिव के प्रिजनर हैं तो क्या होता है, हम जिस चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को अपने हिसाब से सही मान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें गलत हो जाती हैं। From a changed perspective, the repressed and marginalized elements might appear as truths. लेकिन दूसरे एंगल से देखेंगे, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जिसको हमने फॉल्स कहा है वो चीज़ें हमको ट्रूथ नज़र आने लगेंगी। जो चीज़ें मार्जिनलाइज्ड हैं उनको सेंटर में ला देंगे तो वो हमको ट्रूथ नज़र आने लगेगा। Therefore, Nietzsche was skeptical of all final truth claims. इसलिए नीचे इस चीज़ को लेकर के बड़े स्केप्टिकल थे, मतलब बड़े लॉजिकल थे, क्वेश्चन करने वाले थे कि जो फाइनल ट्रूथ क्लेम किया जाता है कि अंतिम सत्य, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। He exhorted the courageous Superman to joyously celebrate this playful world of uncertainty. क्या मानना था उनका? courageous Superman, सुपरमैन हो, courageous हो, क्या करना है उसको? joyously celebrate, उसको सेलिब्रेट करना है इस प्लेफुल वर्ल्ड को जो कि अनसर्टेनिटी से ही और अनडिसाइबिलिटी से ही भरा हुआ है। तो इस अनसर्टेनिटी और अनडिसेबिलिटी में सर्टेनिटी कहाँ से आ गई? विदाउट लुकिंग फॉर एनी फर्म ग्राउंड ऑफ सर्टेनिटी विच इज सर्टेन एट बेस्ट फ्रॉम अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव एंड इन्वॉल्व्स वायलेंस अगेंस्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर। क्यों? उसको इस अनसर्टेनिटी को ही एंजॉय करना है। क्यों? क्योंकि चीज़ें सर्टेन अगर नज़र आती हैं तो तब नज़र आती हैं जब हम उनको एकदम लिमिटेड वे में कर देते हैं। समझ रहे हैं?
जैसे अभी कल बात हो रही थी, एक भाई का नाम है निमेश, तो उनकी बहन ने कहा, हमने कहा निमेश तो बड़ा अच्छा नाम है। निमेश का मतलब होता है एक पलक के झपकने का समय। तो उनका कहना था नहीं नहीं नाम अच्छा नहीं है, बड़ा नेगेटिव है। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना चाहे तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। हमने कहा नेगेटिव क्यों लगता है आपको? इसलिए कि निमेश का मतलब पलक झपकने का समय होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसकी उम्र पलक झपकने के समय के बराबर होगी, यानी कम उम्र तक जिएगा, ये ऐसा कुछ, यही है ना नेगेटिविटी। हमने कहा उसी को दूसरे से एंगल से देखिए, तो निमेश का मतलब हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये निमेश भर का समय लगाता हो, तब तो ये पॉजिटिव हो गया ना। और उनको लगता था कि दीपक जो शब्द है वो बेहतर है, पॉजिटिव है, क्योंकि दीपक का मतलब प्रकाश देने वाला होता है। तो मैंने कहा क्यों? अब दीपक को ही अगर आप एनालाइज कर लें तो क्या दीपक क्या घंटों भर जलता है क्या? निमेश की तो आपने बात कर ली कि नेगेटिव है, तो दीपक कैसे पॉजिटिव हो गया? क्या वो घंटों भर जलता है? मतलब ये है कि किसी चीज़ को किस एंगल से आप देख रहे हैं वो डिसाइड करेगा ना कि वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए जब आप लिमिटेड कर देंगे तो वो आपको सर्टेन नज़र आने लगेगा, है ना। वही कि निमेश नेगेटिव है, सर्टेन हो गया। कैसा नेगेटिव है भाई? पॉजिटिव बना लीजिए उसको, उस लिमिट से बाहर निकालिए उसको। तो यही नीचे का कहना है कि लिमिटेड वे में चीज़ों को देखेंगे तो सर्टेन नज़र आएंगी, जबकि सच्चाई वो होती नहीं है, सर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ होती है नहीं। तो इसलिए अनसर्टेनिटी को ही एंजॉय करना चाहिए, अनडिसेबिलिटी को ही एंजॉय करना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अगर आप उसको लिमिटेड बनाते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप दूसरे पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट आप वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप खुद को ही सही मानते हैं तो बाकी को आप गलत बना दे रहे हैं, तो ये एक वायलेंस है उनके अगेंस्ट। इन देरिदास एसे एंड हिज एंटायर मेथोडोलॉजी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वी हियर दिस नीचियन इको। प्रोफेसर पटनायक इस बात को बार बार कह रहे हैं कि नीचे का इको, वो गूंज सुनाई देती है देरदा के पूरे ऐसे में। नीचे का के फिलॉसफी की अनुगूंज सुनाई देती है, एक इको सुनाई देता है आपको। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वर्थवाइल टू रिमेंबर द अदर रेडिकल चैलेंज नीचे हैड पोस्ड। और इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में हमें दूसरे रेडिकल चैलेंज के बारे में बात करनी होगी, जिसको पोस्ट किया था नीचे ने, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ फिलोसॉफिकल लैंग्वेज, जिसमें उन्होंने फिलोसॉफिकल लैंग्वेज को लेकर के बात की थी। क्या की थी? बाय क्लेमिंग दैट लैंग्वेज ऑफ फिलोसफी इज ट्रूथफुल एंड द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज रेटरिकल एंड फॉल्सिफाइंग, प्लेटो हैड इफेक्टेड द काइंड ऑफ एक्सक्लूजन विच नेचर वॉज क्रिटिकल ऑफ। तो यहाँ पर नीचे एकदम क्लियर थे कि जो बोले हैं, प्लेटो ने जो कहा है कि फिलोसफी की लैंग्वेज ट्रूथफुल होती है, पोएट्री की लैंग्वेज रेटरिकल और फॉल्सिफाइंग होती है, ये गलत बात है, ये नहीं कह सकते। नीचे ट्राई टू ब्रीच द फास्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड लिटरेचर बाय क्लेमिंग दैट ऑल लैंग्वेज ऑपरेट्स बाय मेटाफोरिकल सब्स्टिट्यूशंस। और इन दो गैप को एक ब्रिज देने की कोशिश की इन्होंने, एक बीच में एक रास्ता, एक दोनों को जोड़ने की कोशिश की नीचे ने, ये कह करके कि फिलोसफी की लैंग्वेज हो या लिटरेचर की लैंग्वेज हो, सारी लैंग्वेज क्या करती हैं? मेटाफोरिकल सब्स्टिट्यूशन पर ऑपरेट करती हैं, रेटरिकल इन नेचर। और सारी की सारी लैंग्वेज, चाहे वो फिलोसफी की हो चाहे वो लिटरेचर की हो, उनकी नेचर क्या होती है? वो रेटरिकल ही होती हैं। सो द सर्च फॉर अ लैंग्वेज विच ओनली कम्युनिकेट्स ट्रूथ इज अ कैमरा। इसलिए कहना है नीचे का कि जब ऐसी कोई भाषा है ही नहीं, तो इस तरह की भाषा को सर्च करना एक तरह से क्या है? वो कैमरा है। कैमरा क्या है? कैमरा का मतलब क्या होता है और ऐसा मतलब क्यों होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती हो, दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन, जो केवल इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हो। तो ये वर्ड कहाँ से आ गया भाई? कैमरा। इसका मतलब होता है, ये माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है। ठीक है, सर्च कीजिएगा तो आपको गूगल बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाएगा कि बोलेंगे अरे ऐसा कुछ है क्या? क्या होता है कैमरा? अ मॉन्स्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी का एक मॉन्स्टर है दैट ब्रीथ्स फायर। जैसे ड्रैगन होते हैं ना, ड्रैगन की तरह फायर ब्रीथ करता है ये। एंड हैज़ अ लॉयंस हेड। इसका जो हेड है, सिर लॉयन का होता है। अ गोट्स बॉडी। इसका शरीर बकरी का होता है।
एंड अ स्नेक्स टेल, और इसकी पूंछ जो है सांप की होती है। थिंक अबाउट इट, ऐसा कोई एनिमल जो आग उगलता हो या सांस लेता हो तो आग जो है आती जाती हो, और जिसका सिर जो है वो लॉयन की तरह हो, बॉडी गोट की तरह हो, बकरी की तरह हो, और पूंछ में सांप हो। सर्च करिए, पता चलेगा। मतलब समथिंग विच एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन। तो ऐसे लैंग्वेज के बारे में सोचना ही मतलब एक तरह से है कि आप इमेजिनेटिव दुनिया में रह रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि नीचे ने अल्टीमेटली कह दिया कि प्लेटो इमेजिनेशन की दुनिया में ज़्यादा रहते थे। खैर, तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ नीचे इन फिलॉसफी। ओके, आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।